भूगोल के आज महत्वपूर्ण सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे थार मरुस्थल के बारे में। थार रेगिस्तान की चर्चा होगी। थार रेगिस्तान को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे थार रेगिस्तान के साथ साथ कि ये दक्षिणी एशिया का सबसे बड़े रेगिस्तान होने के साथ साथ खनिज संसाधनों का एक भंडार है। यहाँ की जनजातियों के बारे में, यहाँ के खनिज संसाधनों के बारे में, और यहाँ पे जो हाल ही में बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है 5-6 सालों से, उसकी चर्चा करेंगे, उसके कारणों की चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा थार मरुस्थल का, जैसा हम लोग जानते हैं थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। और ये एक उष्णकटिबंधीय यानी गर्म मरुस्थल है, गर्म रेगिस्तान है। तो थोड़ी चर्चा आज हम लोग थोड़ा सा परिचय देंगे थार मरुस्थल, थार डेजर्ट के बारे में। थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, जैसे हम जानते हैं। यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला तथा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान दोनों में विस्तृत ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका अधिकांश जो भाग है रेतीला है, यानी रेत के टीलों से बना हुआ है, सैंड ड्यून्स से बना हुआ है, जिन्हें स्थानीय भाषा में घोर कहा जाता है। जो स्थानीय भाषा में जो टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, इनको स्थानीय भाषा में घोर कहा जाता है। ये थार मरुस्थल में हम जाएं, पूरब से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम से क्रमशः घटती जाएगी। थोड़ी स्थिति की चर्चा अगर हम लोग कर लें कि ये कहाँ पे है थार मरुस्थल, तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अगर हम लोग देखें, और पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये फैला हुआ है, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों में है। क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम देखें तो ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 9वां विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। अगर कुल मरुस्थलों में ठंडे और गर्म में देखा जाए तो 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और अगर देखा जाए केवल गर्म रेगिस्तानों में तो इसका स्थान 9वां आता है। भारत में लगभग इसका जो क्षेत्र है वो 85% है, और पाकिस्तान में लगभग 15% विस्तार है थार मरुस्थल का, थार रेगिस्तान का। थार रेगिस्तान का लगभग जो 62% जो विस्तार है वो केवल राजस्थान राज्य में ही है। राजस्थान का लगभग देखा जाए तो 61% भाग रेगिस्तानी है, यानी थार मरुस्थल से निर्मित है। तो जो पूरा रेगिस्तान है उसका लगभग 62% भाग राजस्थान में है, और 15% भाग पाकिस्तान में है। और अगर हम देखा जाए कि रेगिस्तान किस ज़िले में थार मरुस्थल का ज़्यादा विस्तार है, जो आपका राजस्थान है, पूरे राजस्थान में नहीं है। इसमें मुख्य रूप से चूरू है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में इसका विस्तार है, इस रेगिस्तान का, थार रेगिस्तान का। इसके अलावा भारत के कुछ हिस्से गुजरात में, थोड़ा बहुत पंजाब में, और कुछ भाग में हरियाणा में। तो यानी भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार है, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, और जो सबसे अधिक विस्तार हमने बताया वो राजस्थान में है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा कुछ भाग देखा जाए तो पंजाब के दक्षिणी भाग में, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसके भी दक्षिणी भाग में थोड़ा बहुत इसका भाग पड़ता है। तो 85% भाग लगभग भारत में पड़ता है, और 15% भाग लगभग पाकिस्तान। तो इस तरीके से दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और विश्व का 9वां सबसे गर्म रेगिस्तान, और 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुछ चर्चा हम इसकी और करते हैं। कुछ इसके भौगोलिक विस्तार की चर्चा हम लोग करें, जो जोग्राफिकल लोकेशन की चर्चा करें, तो मैं आपको बता दें कि इसका जो क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1,70,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान भारत में है। राजस्थान में हम जैसे आपको बताया कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू में इसका विस्तार मुख्य रूप से है, जो थार रेगिस्तान का। इसके अलावा कुछ भाग पाली, जालौर और सिरोही जिलों का के कुछ हिस्सों में भी इसका विस्तार थार रेगिस्तान का पड़ता है। गुजरात में देखा जाए जो कच्छ का रण क्षेत्र है, कच्छ के रण क्षेत्र के कुछ भाग में इसका विस्तार है। पाकिस्तान में अगर देखें तो जो फजिल्का और मुक्तसर क्षेत्र है वहाँ का, जो पंजाब में, वहाँ पे विस्तार इसका है। और हरियाणा में देखा जाए तो हिसार और सिरसा जिले में के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार मिलता है थार रेगिस्तान का। यानी अगर हम सीमाएं देखें इसकी थार रेगिस्तान की, तो इसके उत्तर में जाएंगे तो पंजाब का उपजाऊ मैदान मिलेगा, दक्षिण में जाएंगे तो कच्छ का रण मिलेगा, यानी गुजरात वाला क्षेत्र। पूरब में जाएंगे तो अरावली पर्वत, ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत इसकी जो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। इसके जितना भी पश्चिम में अरावली पर्वत के, वो थार रेगिस्तान है। पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वह चोलिस्तान जो क्षेत्र, चोलिस्तान क्षेत्र की चर्चा हम अभी आप लोग से करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यह क्षेत्र मुख्य रूप से इंडो गंगा
मैदान और सिंधु नदी बेसिन के मध्य स्थित है। यानी गंगा और सिंधु नदी बेसिन के मध्य मुख्य रूप से ये स्थित है जो थार रेगिस्तान। एक बात मैं और बता दूं कि जो रेगिस्तान होते हैं उसमें केवल ऐसा नहीं होता कि बालू होते हैं, ये रेगिस्तान पथरीले भी हो सकते हैं, कुछ वनस्पतियाँ भी होती हैं, कुछ जीव भी होते हैं और कुछ लोगों का निवास होता है, जिसमें थार रेगिस्तान सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। रातों में, जैसा चित्र में भी दिख रहा है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ की जीप सफारी, मोटरसाइकिल सफारी या रात में टेंट हाउस में ये लोग रहना पसंद करते हैं खुले आसमान में। थार मरुस्थल के बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं हम लोग कि पर्यटन की दृष्टि से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, खासकर रातों में यहाँ पे टेंट लगाए जाते हैं, खुले आसमान में लोग जाते हैं। थार रेगिस्तान के हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। थार रेगिस्तान के जो प्रमुख प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश या भाग हैं, यानी क्या पूरा जो थार मरुस्थल है एक जैसा है, क्या इसमें अन्य कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, तो कुछ इसकी जो प्रमुख भौगोलिक संरचनाएं हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लें। तो जो थार मरुस्थल है इसमें रेतीली टीलों का प्रदेश यानी सैंड ड्यून्स रीजन, इसके पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी भाग में अगर जाएंगे तो रेतीला एकदम मिलेगा, रेतीला रेगिस्तान मिलेगा। अर्ध रेतीला भाग अगर हम देखेंगे, टीला देखेंगे, तो ये पूर्वी थार क्षेत्र में मिलेगा। इसके अलावा खारे मैदान या रन मिलेंगे, जैसे कच्छ का रन जो है यहाँ पे खारे मैदान मिलेंगे आपको, नमक के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा ओएसिस जैसा आप लोग दिख रहा है, जहाँ पे कहीं पानी मिलता है या पानी के जलीय स्रोत होते हैं, वैसे इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। वहाँ पे जीवों और वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, वहाँ जनसंख्या भी अधिक रहती है। इसके अलावा मानसून में कुछ वर्षा होती है, बाकी समय सूखा और नमक का मैदान होता है, जो ये खारे मैदान होते हैं। या मानसून के समय कुछ वर्षा होती है तो इसमें रहेगा पानी, बाकी समय में सूखा नमक का मैदान होता है। और नमक, खनिज और पोटास उत्पादन के लिए फेमस क्षेत्र होता है जो खारे मैदान या कच्छ का रन का क्षेत्र है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो हम अभी आप लोग से चर्चा करते हैं। इसके अलावा चट्टानी पथरीले प्रदेश, जैसे अरावली के समीप जाएंगे तो चट्टानी और पथरीला प्रदेश मिलेगा। यहाँ पे अगर हम थार रेगिस्तान में जाते हैं, कुछ वनस्पतियों का भी विकास मिलता है। एक तरीके से कुछ हार्ड वनस्पतियाँ होती हैं जिसमें कुछ पेड़ भी मिलेंगे, जैसे कैक्टस, कटीली झाड़ियाँ, ये सब भी मिलते हैं। नखलिस्तान की चर्चा थोड़ी सी हम आप लोग से कर लें, या ओएसिस कहा जाता है या घाटी क्षेत्र कहा जाता है। यह चित्र में आप लोग को दिख रहा है, नगलिस्तान रेगिस्तान के वही क्षेत्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्राकृतिक रूप से जल उपलब्ध होता है, जैसे झील हो, जल स्रोत हो यानी स्प्रिंग हो, नदी हो आदि के रूप में अगर उपलब्ध है, तो ऐसे स्थानों पर वनस्पतियों का विकास अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा मानव निवास भी अधिक यहाँ पाया जाता है। जैसे थार रेगिस्तान में अगर हम जाएंगे तो गजनीसर है या पोखरण है या फलोदी है जो स्थान है। पोखरण में हम जैसा जानते हैं हमारा परमाणु परीक्षण भी होता है, गजनीसर है, पोखरण है, फलोदी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वनस्पतियों का विकास हुआ है क्योंकि यहाँ पे जल के स्रोत मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको नखलिस्तान कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। थार रेगिस्तान की अगर हम देखा जाए प्रमुख नदियों की चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लें। यहाँ के कुछ नदियाँ हैं, तो शुष्क क्षेत्र होने के कारण कोई ज़्यादा वर्षा नहीं होती, तो यहाँ कोई अस्थायी नदी नहीं है, बड़ी नदी नहीं है, लेकिन कुछ नदियाँ यहाँ पाई जाती हैं जो मौसमी प्रवृत्ति की होती है, जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण नदी हो लूनी नदी है, जिसको लूणी नदी भी कहा जाता है। ये थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है और ये नाग पहाड़ से निकलती है, ध्यान दीजिएगा, नाग पहाड़ से निकलती है। और नाग पहाड़ अरावली का ही एक भाग है, तो वहाँ से निकलती है। उत्पत्ति के कुछ दूर तक इसका जो अगर जल होता है वो मीठा होता है, लेकिन बाद में ये खारा हो जाता है। यानी इसके ऊपरी भाग में अगर हम जाएंगे तो इसका जल मीठा होगा, लेकिन निचले भाग में इसका जल खारा होता है, नमकीन होता है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अर्थात ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, जो लूनी नदी होती है। एक अन्य नदी है यहाँ काकनी नदी है, ये लूनी की सहायक नदी है। अगर जाएंगे जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में जाएंगे तो ये नदी मिलेगी आपको, काकनी नदी। इसके अलावा जवाई नदी है, पाली जिले में एक जवाई बांध स्थित है, बहुत फेमस बांध स्थित है यहाँ पे। इसके अलावा सुकरी नदी है, ये सारी नदियाँ जो है लूनी की सहायक नदी हैं। इसके अलावा कृष्णावती है और साहिबी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नदियाँ नहीं पाई जाती, कुछ नदियाँ जो मिलती हैं वो अस्थायी किस्म की हैं, यानी जब वर्षा होती है तो पानी होता है नहीं, अक्सर ये नदियाँ सूखी रहती हैं। नदियों और झीलों के आसपास जाएंगे तो कुछ वनस्पतियों का विकास भी यहाँ पे हुआ है। जहाँ पे झीलें पाई जाती हैं, नदियाँ पाई जाती हैं या जल स्रोत पाए जाते हैं, वहाँ पे वनस्पतियों का विकास रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको मिलेगा। थार रेगिस्तान के अगर हम लोग कुछ झीलों की चर्चा करें कि थार रेगिस्तान में जो झीलें हैं और कुछ जीवों की चर्चा हम आप लोग से करेंगे। जैसे आप लोग को हम बता रहे हैं कि यहाँ चूँकि वनस्पतियों का विकास कम हुआ है तो जीव जंतु यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं, जो थार रेगिस्तान वाला एरिया है। थार रेगिस्तान में अगर हम लोग देखें तो गर्मियों में यहाँ धूल भरी आंधी चलती है जिसको लू कहा जाता है।
इसके अलावा बहुत सी जो स्थलाकृतियाँ हैं जो थार रेगिस्तान में पाई जाती हैं, जिसमें मैं आप लोग बता दूं कि जो सांभर झील है, सांभर झील के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं। बहुत चर्चित झील है ये, जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर स्थित है। जो हम सांभर झील है ये जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर स्थित है। ये खारे जल की झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे जल की अंतर्देशीय झील है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्देशीय। वैसे हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी झील ये नहीं है, ये अंतर्देशीय देखा जाए, यानी चारों तरफ लैंड से घिरी हुई जो ये झील है ये सबसे बड़ी झील है। नमक उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, और ये रामसर जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है उसमें भी शामिल की गई। बहुत से प्रवासी जो पक्षी होते हैं उसका आश्रय स्थल भी है ये। एक अन्य अगर हम झील की बात करें यहाँ की, पचम दरा झील है यहाँ की। पचम दरा झील जो है ये बाड़मेर ज़िले में है। ये उच्च गुणवत्ता का जो पचम दरा नमक आता है यहीं से निकाला जाता है। ये डिडवाना झील है, इसको कुडिया झील कहते हैं। ये नागौर और डिडवाना नमक के लिए प्रसिद्ध है। नागौर ज़िले में है, डिडवाना नमक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक है लुनकरणसर झील है, ये बीकानेर झील है, ये भी खारी झील है। एक झील है गजनेर झील है, ये बीकानेर ज़िले में है, लेकिन ये मीठे जल की झील है। तो ध्यान दीजिएगा, बाकी जो झीलें हैं ये खारे जल की है, जैसे सांभर है, पचमदरा झील है, डिडवाना जो झील है, या लुनकरणसर झील है, ये सब आपके खारे जल की झील हैं, यानी नमकीन झीलें हैं। जबकि गजनेर जो झील है जो बीकानेर में पड़ती है, मीठे जल की झील है। अब थोड़ी सी हम लोग जो चर्चा कर लें कि यहाँ की जलवायु की चर्चा कर लें, राजस्थान की जलवायु की चर्चा हो जाए। तो थार मरुस्थल की जलवायु अत्यधिक उष्ण है और अत्यधिक शुष्क है, ड्राई है। वर्षा 10 से 30 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है, यानी बहुत कम वर्षा होती है। वर्षा मुख्य रूप से जुलाई और सितंबर में होती है। दिन में तापमान अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में हो जाता है, लेकिन रात में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। सर्दी में कभी कभी तापमान तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। दिन रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। तो भारत का जो प्रमुख सबसे अधिक तापांतर वाला जो क्षेत्र है वो थार रेगिस्तान है, यानी दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। और यह हम लोग कह सकते हैं गर्मी और सर्दियों के मौसम में भी तापांतर में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। गर्मियों में यहाँ धूल भरी तेज आंधी चलती है, जिसको लू कहा जाता है। आर्द्रता बहुत ही कम होती है, ह्यूमिडिटी चूँकि बारिश होती नहीं है। भारत का सबसे अधिक तापमान वाला अगर स्थान देखा जाए तो फालोदी स्थान है, जो जोधपुर ज़िले में है। जो भारत का सबसे अधिक गर्म स्थान है फालोदी, ये जोधपुर में है। यहाँ का टेम्परेचर 19 मई 2016 को 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा एक चुरू जो ज़िला है, यहाँ 50.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंकित किया गया था 2 जून 2019 को। चुरू को अक्सर भारत का सबसे गर्म शहर कहा जाता है। जैसलमेर का लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बाड़मेर का लगभग 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत गर्म क्षेत्र है, यानी जो सबसे गर्म स्थान है वो यहीं पाए जाते हैं, जिसमें एक फालोदी जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है जो पूरे भारत का। अब कुछ चर्चा हम लोग करते हैं कि यहाँ की वनस्पतियों की चर्चा हम लोग करेंगे, कुछ वेजिटेशन की चर्चा करेंगे जो थार रेगिस्तान में है, कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ की जो मिट्टी है चूँकि शुष्क है और ड्राई है, तो वनस्पतियों के विकास के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो थार रेगिस्तान में बहुत ही प्रतिकूल स्थिति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे वनस्पतियों का विकास बहुत ही कम हुआ। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ थोड़ा बहुत पानी बरसता है वहाँ वनस्पतियों का विकास हुआ है। जैसे कुछ जो वृक्ष हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं और घास मिलते हैं, वहाँ इनका विकास हुआ है। अगर इस क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, एक वृक्ष की हम चर्चा आप लोग से करेंगे। उस वृक्ष का नाम खेजड़ी है, जैसा आप लोगों को चित्र में दिख रहा है। खेजड़ी यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये चारा और लकड़ी दोनों के लिए उपयोगी है, छायादार वृक्ष होता है। इसके अलावा बबूल है, कीकर है, एकेसिया, रोहिड़ा, ये राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, ये सुंदर लाल फूल देता है। जो रोहिड़ा है यहाँ का राज्य वृक्ष है। नीम, बेर के कुछ क्षेत्रों में वृक्ष मिलते हैं। कैर, ये खाने योग्य इसमें फल मिलता है और कैर की सब्जी भी बनती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें आक है, जिसमें औषधीय गुण होता है। इसके अलावा सेवान घास पाई जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण घास है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो थार मरुस्थल है यहाँ पे कुछ वनस्पतियों यानी कुछ पेड़ों का विकास हुआ। इसके अलावा खजूर के और कैक्टस के पेड़ भी इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे। तो वो पेड़ ज़्यादा मिलते हैं, वो वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं, जो इस प्रकार की जलवायु से अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं, यानी थार रेगिस्तान क्षेत्र में
मिलते हैं। अब एक चर्चा हम लोग कर लें इंदिरा नहर की चर्चा, नहर की चर्चा अगर हम कर लें तो इंदिरा नहर का निर्माण जो है, राजस्थान नहर भी इसको कहा जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसको बनाने का, वो थार रेगिस्तान में सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसकी आधारशिला हम लोग देखें तो 31 मार्च 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तब इसका नाम रखा गया था राजस्थान नहर परियोजना। इसका नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इस नहर के बन जाने से जो हम देखते हैं जहाँ इसका पानी पहुँच गया है इस रेगिस्तानी क्षेत्र में, वहाँ बहुत सी फसलों का उत्पादन होने लगा। जैसे कपास का अगर हम लोग देखें काफ़ी उत्पादन हो रहा है राजस्थान वाले क्षेत्र में। इसके अलावा राजस्थान में जाओगे, इस नहर में सिंचाई की उपलब्ध होने के कारण धान की खेती काफ़ी हद तक यहाँ पे होने लगी है। इसके अलावा मक्का की खेती, कुछ क्षेत्रों में गन्ना की खेती, इसके अलावा ज्वार बाजरा की खेती यहाँ व्यापक स्तर से होने लगी है इंदिरा नहर की सिंचाई होने के कारण। हम देखें तो यहाँ पे अगर कुछ खनिज संसाधनों की चर्चा किया जाए तो जो रेगिस्तान ये क्षेत्र है आपका थार रेगिस्तान है, यहाँ पे बहुत से खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं जिसमें कोयला प्रमुख है। इसके अलावा आपका पेट्रोलियम है, इसके अलावा जिप्सम मिलता है, संगमरमर मिलता है, मार्बल मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, तांबा की खानें काफ़ी हैं। तो जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे तो पेट्रोलियम वर्तमान में देखा जाए, जैसा आप लोग चित्र में दिख रहा है पेट्रोलियम का निष्कर्षण दिखाया जा रहा है। वर्तमान में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला राज्य भी बन गया है राजस्थान। थोड़ा सा फिर से हम चर्चा कर ले रहे हैं इंदिरा नहर की। तो हम आपको बता दें कि 1984 में इंदिरा नहर नाम रख दिया गया राजस्थान नहर का। इसकी लंबाई देखा जाए तो लगभग 650 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य नहर की लंबाई और कुल अगर फीडर सहित मिला लिया जाए तो 837 किलोमीटर है। लगभग इस नहर के द्वारा 20 लाख हेक्टेयर की होती है सिंचाई होती है। उद्गम देखा जाए इसको कहाँ निकाला गया तो हर के बैराज से निकाला गया, यानी जहाँ पे सतलज और ब्यास नदियों का संगम होता है। फिरोजपुर जिला है पंजाब में, वहाँ से निकाली जाती है। और इंदिरा नहर को मरु गंगा या रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा नहर को मरु गंगा या रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है और राजस्थान की जीवन रेखा भी कही जाती है। नहीं, इसके कई नाम रखे गए हैं, इंदिरा नहर, मरु गंगा, रेगिस्तान की गंगा, राजस्थान की जीवन रेखा। इसका उद्घाटन जो किया गया था, यानी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 1961 के भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई है, इसके अलावा पेयजल है। इस परियोजना से हनुमानगढ़ जो जिला है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और नागौर को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। तो कुछ जिलों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को तो बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और नागौर को भी इस नहर का लाभ मिला है। और सिंचाई के कारण अगर हम देखें इंदिरा नहर के दोनों ओर हरित पट्टियों का विकास हुआ है, यानी खूब ढेर सारी खेती यहाँ पर होती है अगर हम लोग देखते हैं इंदिरा नहर बन जाने के कारण। थार रेगिस्तान जो है ये वर्षा बहुत कम होती है। अगर देखा जाए भारत के 5 सबसे कम वर्षा वाले स्थानों में तो देखा जाए जो सबसे कम वर्षा होती है वो लेह लद्दाख में होती है। जो फिर उसके बाद जो बाकी जो स्थान हैं, जो चारों स्थान आएंगे वो राजस्थान के हैं। जैसे दूसरे नंबर पे जैसलमेर, तीसरे पे बीकानेर, चौथे पे जोधपुर और जो 5वां नंबर है वो किन्नौर हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। प्रमुख अगर हम लोग देखा जाए जीव जंतुओं की चर्चा किया जाए कि यहाँ पे कौन से जीव जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं, जानवर कौन से पाए जाते हैं, जो थार रेगिस्तान है तो हम जैसे आपको बताया कि यहाँ पे चूँकि पेड़ पौधों का विकास कम हुआ है, जलवायु प्रतिकूल है, तो जानवरों का विकास भी बहुत कम हुआ है। और एक बार हमें पुनः बता दूं कि जो थार रेगिस्तान है ये सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है पूरे वर्ल्ड में। घनत्व देखा जाए तो इसका 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और अगर देखा जाए जनसंख्या तो लगभग 1.6 करोड़ है। जीवों की अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे ऊँट, भेड़, बकरी, चिंकारा, ये सब जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुछ जीवों की चर्चा करेंगे। इसमें एक काला जो हिरन है जो बड़ा काफ़ी चर्चा में रहता है, काला हिरन अगर यहाँ पे देखा जाए, या ऊँट तो जैसे हम लोग जानते हैं रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो यहाँ भारी मात्रा में ऊँट तो मिलते ही हैं यहाँ पर। इसके अलावा काला हिरण है जिसे ब्लैक बक कहा जाता है, ये राजस्थान का गौरव इसको माना जाता है। इसके अलावा चिंकारा है, ये थार मरुस्थल का प्रतीक मृग माना जाता है। इसके अलावा जो नील गाय है जिसको ब्लू बुल कहा जाता है, ये भारत का सबसे बड़ा मृग माना जाता है, यानी जो हिरण प्रजाति का माना जाता है। इसके अलावा लोमड़ी है, जंगली बिल्ली है, मिर्ग यानी एंटीलोप, ये देखिए आप लोग को जैसा आप लोग दिख रहा है ये आप लोग का नील गाय है, ये भारत का सबसे बड़ा मृग प्राणी माना जाता है। पक्षियों में अगर हम लोग देखते हैं
तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे आप लोग चित्र में दिख रही है, ये दुर्लभ और विलुप्तप्राय पक्षी है और इसे राजस्थान में गोडावल भी कहा जाता है, गोडावड़ भी कहा जाता है, जो आप लोग की पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये थार का राज्य पक्षी माना जाता है। इसके अलावा सैंड ग्रोस है, तिलोर है, मोर है, इसके अलावा गोह, सांप, गिरगिट, कीट पतंगे बहुत से यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो देखा जाए डेजर्ट नेशनल पार्क है जो जैसलमेर और बाड़मेर में है। यहाँ पे जो गोडावल है का मुख्य आवास है, गोडावल का मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मुख्य जो निवास है। कभी कभी आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। कुछ चर्चा हम आप लोग से और कर लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की अगर चर्चा करें तो यहाँ की भील, जो भील जैसा हम जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा मीणा, यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा बंजारा या लामबाड़ी, इसके अलावा बिश्नोई, ग्रासिया, इसके अलावा अन्य जो हैं सहजिया, ढाका और कालबेलिया जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जो आप लोग का थार रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो मीणा है और भारत की सबसे जो बड़ी जनजाति है भील, वो भी यहाँ थार मरुस्थल में पाई जाती है। थार रेगिस्तान के अगर प्रमुख शहरों की चर्चा की जाए तो जैसलमेर, ये पश्चिमी राजस्थान में है, पाकिस्तान की सीमा के निकट है। इसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके जो किले हैं, महल हैं, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये पीला दिखता है। इसके अलावा बीकानेर है, इसको ऊँटों का नगर कहा जाता है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में है, प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। जूनागढ़ किला और लाल पैलेस यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर है। राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र भी यहीं स्थित है, जो बीकानेर है। बीकानेर को ऊँटों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर अन्य शहरों की हम लोग बात करते हैं तो जोधपुर है, इसको नीली नगरी कहते हैं। ये अरावली के पश्चिमी ढलान पर थार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और घरों को यहाँ पारंपरिक रूप से नीले रंग से रंगा जाता है, इसलिए इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। मेहर जो है, मेहरानगढ़ का किला और यह उमेद भवन जो पैलेस है, यहाँ के महत्वपूर्ण विरासत हैं। इसके अलावा जो बाड़मेर है, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाकिस्तान सीमा के निकट है। खनिज तेल उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे यहाँ का जो मंगला क्षेत्र है, भाग्यम क्षेत्र है, ऐश्वर्य क्षेत्र है या दावतसर क्षेत्र है, ये काफ़ी फेमस है किसके लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। यहाँ से पाइपलाइनों के माध्यम से जो पेट्रोलियम को है गुजरात की रिफाइनरी है वहाँ भेज दिया जाता है। इसके अलावा अगर थार रेगिस्तान के अन्य शहरों की चर्चा की तो जोधपुर, नागौर है जो जोधपुर और बीकानेर के बीच में है। यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध पशु मेला नागौर में लगता है, नागौर में देखेंगे तो पशु मेला विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पे लगता है। इसके अलावा जो पोखरण है, जहाँ हम जैसा जानते हैं 1974 और 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। जो पोखरण है जैसलमेर जिले में पड़ता है। पाकिस्तान के भी शहर अगर हम लोग देख लें जो पड़ते हैं हमारे थार रेगिस्तान में पड़ते हैं, तो इसमें है मिठी शहर है, मिथी शहर है, इसमें इस्लाम कोट है। इस्लाम कोट यहाँ का कोयला खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो उमर कोट है, जहाँ पे जानते हैं अकबर, सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी शहर भी है इस क्षेत्र में। ये जैसा आप लोग चित्र में दिख रहा है, ये नमक जो साल्ट दिख रहा है इस क्षेत्र में, तो कुछ साल्ट वाले क्षेत्र भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुछ चर्चाएं और हम करते हैं थार रेगिस्तान के बारे में। हाल ही के वर्षों में अगर देखा जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में जो क्लाइमेट चेंज के कारण बाढ़ की घटनाएं काफ़ी हुई हैं। जो अगर हम लोग देखते हैं कुछ 5-7 सालों से देखें तो बाढ़ की घटनाएं जो यहाँ पे हम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो राजस्थान का थार रेगिस्तान है। तो हम कुछ चर्चाओं को हम लोग करते हैं जिसमें बाढ़ की जो प्रमुख घटनाएं देखा जाए, तो जैसे हम लोग देखते हैं 2017 में देखा जाए तो जैसलमेर और बाड़मेर जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक सप्ताह में ही 30 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो गई थी, जबकि यहाँ पे पूरे साल 10 से 15 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। इसी तरीके 2019 में आते हैं तो बाड़मेर में अगर देखे होंगे तो दर्जनों भर गाँव प्रभावित हो गए थे, फसलें नष्ट हो गई थी बाढ़ के कारण, बहुत भयानक बाढ़ आई थी। इसी तरीके 2020 में देखा जाए तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में बाढ़ आई थी, इसमें पाकिस्तान वाले भाग में भी काफ़ी बाढ़ आ गई थी, काफ़ी गांव बह गए थे। 2022 में देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। इसी तरीके 2023 में देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में बाढ़ आई थी और इतना ज़्यादा पानी बरसा था कि 100 सालों का भी रिकॉर्ड टूट गया था, यानी 100 सालों में इतनी वर्षा कभी नहीं हुई थी। रेगिस्तानों में कई जगहों पे तो झीलें बन गई थी, यानी रेगिस्तानी झीलों का निर्माण हो गया था। तो क्लाइमेट चेंज और अन्य कारणों से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो थार रेगिस्तान है यहाँ काफ़ी वर्षा हो रही है, बाढ़ की स्थिति आ रही है, जिस पे मौसम वैज्ञानिक और जलवायु वैज्ञानिकों ने काफ़ी चिंता व्यक्त की है कि अगर इस तरीके से बाढ़ की स्थिति इस साइड में रहेगी, यानी और हरा भरा अगर हो जाएगा थार रेगिस्तान, तो कहा जाता है कि भारत का मानसून भी प्रभावित हो सकता है।
तो हम आपको बता दें कि जो थार रेगिस्तान है, यहाँ बहुत से खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे लिग्नाइट कोयला क्षेत्र पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, नमक पाया जाता है। जो सांभर झील है यहाँ का, या डिडवाना झील है, यहाँ पे देखेंगे तो नमक का उत्पादन भी काफ़ी होता है। संगमरमर जो मकराना क्षेत्र है नागौर का या राजसमंद में, हम जैसे जानते हैं कि मकराना क्षेत्र के संगमरमर यानी मार्बल से ही ताजमहल का निर्माण हुआ था। बलुआ पत्थर, खनिज तेल अगर देखेंगे तो बाड़मेर में मिलेगा आपको, जैसलमेर और जालौर जिलों में काफ़ी मिलेगा। तांबा जो यहाँ का खेतड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो राजस्थान है ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे जो खनिज संसाधनों की काफ़ी संभावना है। इंदिरा नहर बन जाने के कारण यहाँ पे कृषि कार्य भी काफ़ी हद तक होने लगा, जहाँ पे पानी पहुँच गया है। इसके अलावा बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे लिग्नाइट कोयला यहाँ ढेर सारे भंडार मिलते हैं, जिप्सम मिलता है, नमक जो है यहाँ की सांभर झील, डिडवाना झीलों से निकाला जाता है। तांबा जो खेतड़ी परंपरागत रूप से भारत का तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा खनिज तेल अगर देखा जाए तो बाड़मेर में, जैसलमेर और जालौर जिलों में आपको मिलेगा यहाँ पे। और वर्तमान में राजस्थान सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। इसी तरीके से जो बाढ़ की घटनाएं कुछ वर्षों में हो रही हैं, ये तो देखा जाए अगर इसी तरीके से बाढ़ की स्थिति रही तो हो सकता है कि थार रेगिस्तान मैदान में बदल जाए। तो इस तरीके से आप लोग को जो हम आज जानकारी दी है वो थार मरुस्थल के बारे में, थार रेगिस्तान के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें हम आप लोगों को बताया कि ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला भी मरुस्थल है। ये भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है और भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार है, सबसे अधिक राजस्थान में। इसके अलावा पंजाब, गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में इसका विस्तार मिलता है। तो ये तो थार जो पाकिस्तान में 15% और भारत में 85% इस रेगिस्तान का जो विस्तार पाया जाता है, जो थार रेगिस्तान है।